बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस। तो मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का भरपूर आगाज़ कर चुके होंगे। अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं आपकी सुबह को अच्छा और रोशन बनाने के लिए। आज के भी शो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए, आपसे मुलाकात करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज जनाब ग्रीन शर्ट्स के एक नए इम्तिहान के बारे में बात करते हैं। और शाहीनों को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आप सबको समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रही हूँ। ट्राई नेशन सीरीज़ का जो पहला मैच है वो आज होने जा रहा है, और ये T20 सीरीज़ का पहला मैच है जो कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन खेला जाएगा। आज शाम 6 बजे खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो देखते हैं कि जी इस सीरीज़ में हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस दिखाती है, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है जीत का, क्या उसे बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती है। आगे तैयारी तो पूरी है, और हमारे कैप्टन भी यही कह रहे हैं कि जी तैयारी हमारी पूरी है। अब देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है, और होम ग्राउंड, होम क्राउड का एज हमें मिला है पीछे। अब आगे देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ जाती है हमारी। और जो सैफ अली की सीरीज़ है इसमें सलमान अली आगा ये कह रहे हैं कि जो नौजवान हमारे खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे पूल हमारा बड़ा होगा प्लेयर्स का, और हमारे आगे आने वाले जो वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी है उसमें भी हमारे लिए मददगार साबित होगा। देखते हैं कि जी आज पाकिस्तान का मैच कैसा जाता है, और ये जो सीरीज़ है ये चैलेंजेस से भरपूर भी होगी डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। हम किसी भी हरीफ टीम को आसान टीम नहीं लेंगे, वैसे हमारी टीम सरप्राइजेस हमें भी देती रहती है। तो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है ये ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारी टीम की। इसके साथ साथ इस पर आगे चलकर ज़रा तफसील से भी बात करेंगे। आपको दोबारा याद करा देते हैं जी, स्मॉग अभी यही है, कहीं नहीं गई। जिसको आप सुबह सवेरे धुंध समझ रहे हैं वो धुंध नहीं है, वो स्मॉग है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 200 के करीब है, कभी ये 300 जाता है, कभी 400 हो जाता है, कभी 500 के करीब चला जाता है। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये वेरी कर रहा है, और बहुत सारे एरियाज में 600 के करीब भी जा रहा है। तो खुदारा अपना ख्याल आपने खुद करना है, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। तो डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर है कि आप अपना ख्याल खुद से रख लें। वो इस तरीके से रख सकते हैं कि मास्क पहने, और जो सनग्लासेस है उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी आंखों को भी जो है मुतासर कर सकती है स्मॉग। तो आपने जो खासतौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल महदूद कर दें, ताकि हम सब महफूज रह सकें। और ये जो स्मॉग की बला है इससे हमारी जान तभी छूटेगी जब बारिशें होंगी, और अभी महकमा मौसमियात कह रहा है कि फ़िलहाल कोई बारिशों की उम्मीद नहीं है। तो हमने अपना ख्याल खुद ही रखना है। जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। तब्दीली आ गई है वहाँ पर। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, और पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। फैसल मुमताज़ के हक में 36 जबकि उनकी मुखालफत में 2 वोट आए, और इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान खुशगवार मनाजिर भी देखने में मिले। और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को ईवान में खुशामदीद कहा। ऐसा आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में पहली बार हुआ है। और फैसल मुमताज़ राठौर ने खिताब में कहा कि जो एक्शन कमेटी है वो एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना ही होगा। अवामी मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। और नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में अहम ऐलानात भी किए। सेक्रेटरीज़ की जो 20 आसामियाँ ख़त्म कर दी गई, और 1 से ज़ायद गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। सरकारी मुलाजमतों के बाद राह रास्त कोटे पर 100% अमल दरामद कराया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का बाकायदा हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद नई हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लेगी। दूसरी जानिब अगर बात करें 27वीं आईनी तरमीम की, तो उसके बाद वफाकी आईनी अदालत ने काम बाकायदा शुरू कर दिया है, और 27वीं तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने 28वीं तरमीम लाने का इंदिया भी दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी जो अवामी इशूज़ पर है। अगर किसी ने इस बुनियाद इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। तो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक जज के मनसब पे बैठ के जो है वो सियासी एहतजाज करे। 28वीं तरमीम जो है, जो अवामी इशूज़ हैं उसके ऊपर बहस जारी है, और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है।
गुफ्तगू आपने सुनी। उधर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का ये कहना है आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ाकार हैं, इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के ही मुतरादिफ है। दो तरीके होते हैं जब इस किस्म की सिचुएशन आए जहां आइन की पासदारी के लिए आपको काविश करनी पड़े। आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद आप मूवमेंट चलाएं। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है कि आप सिस्टम में रह के कोशिश करें बहाली। सलमान अकरम राजा ने कहा आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। इस कौम में बहुत जज्ब, ये कौम एक जिंदा कौम है, ये कौम गुलामी कबूल नहीं करेगी। आप देखेंगे ये कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी और इंशाअल्लाह हम इस गुलामी के तौक को उतार फेंकेंगे जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। और उधर अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को 27वीं तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पराचा साहब, लाहौर में तो स्मॉग छाई हुई है, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? शहर इक़्तिदार का एक ही मौसम होता है और वो सियासी मौसम होता है और हमेशा वो गर्म होता है। लिहाजा स्मॉग जो है वो तो इस्लामाबाद में रिलेटिवली कम होता है, लेकिन इस बार जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां भी स्मॉग का राज है। तो लिहाजा स्मॉग एक सीरियस इशू है। हम जितनी भी पॉलिटिकल बातें करते रहे, सियासी ऊंच नीच उतार चढ़ाव सब अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो अभी कोर इश्यूज बन रहे हैं पाकिस्तान के, मसलन पॉपुलेशन है, ये स्मॉग है, फिर इसके बाद फॉग आ जाएगा। अगर पाकिस्तान 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे हमें खुला मिले जब फॉग का सीजन होता है, क्योंकि उसके बाद मूवमेंट नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट इश्यूज के, क्लाइमेट सिक्योरिटी की अभी तो बात है। तो ये एड्रेस करना चाहिए हमारे जो अरबाब अख्तियार लोग हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। पर साहब थोड़ा सा इस्लामाबाद से आगे चलते हैं, आज़ाद कश्मीर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तब्दीली आ चुकी है वहाँ पर। एक तो इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे, और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर आपको लगता है कि फैसल राठौर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसल राठौर बिल्कुल ही नौ भारत नहीं है सियासत में। अच्छा। उनके वालिद मोहतरम सरदार मुमताज राठौर साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये खुद वजीर रहे हैं, और जब इनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इसी तरह ही सियासत, हमारी सियासत एक ही डगर पे चलती है कि इधर मरकज में हुकूमत चेंज हुई पीपल्स पार्टी की तो उनको भी उठा के यहाँ लाया गया और बंद कर दिया गया और हुकूमत उनकी तब्दील कर दी गई। तो ये फैसल राठौर साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, अपने जज्बात एहसासात पे क्या गुजरती होगी एज अ सन जब इनके वालिद की हुकूमत चली गई। लेकिन कल से एक और भी डिस्कशन चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी ने क्यों 8 महीने की हुकूमत ली या फिर क्या वजह से हुकूमत क्यों चेंज हुई। सियासी जमातों का मकसद इक़्तिदार लेना होता है और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। आप जितनी स्ट्रगल करते हैं, आप इक़्तिदार में आकर अपने मंशूर पर अमल करके अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या पॉपुलेशन एट लार्ज है उनके लिए अपनी पॉलिसीज को वज़ा करते हैं। यही हर सियासी जमात का एम्बिशन है और पीपल्स पार्टी ने भी यही किया। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, आपने देखा 1 महीना पहले क्या सूरत हाल थी आजाद कश्मीर की। आजाद कश्मीर जैसे हसास इलाके में, हसास खित्ते में, हसास जगह पे, हसास रियासत में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो 1 महीने पहले हमने देखा। पुलिस वालों को सरेआम गोलियां मारी गई, इतना तशद्दुद था, वायलेंस था। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जब मुज़ाकरात हुए, मरकज से गुजरा भी गए और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और दीगर गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मामलात तय पाए थे, जिन नुकात पर इत्तफाक हुआ था, वो मरकज की हुकूमत यानी नून लीग की तरफ से भी था और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी था। या तो वो रहने दिया जाता, अगर अनवारुल हक चौधरी साहब वजीर आज़म कंटिन्यू करना चाहते थे तो वो रहने दिया जाता, फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जानती, आजाद कश्मीर की पुलिस जानती, और फिर वही अगली सीन जो
स्क्रीन पे आ रहे थे वो कंटिन्यू करते। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आजाद कश्मीर जैसे खिते में वो सूरत हाल नहीं बननी चाहिए थी। अब अच्छा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमती मुज़ाकरात के बाद जो कुछ तय पाया था, जिसका आपने भी जिक्र किया, फैसल राठौर साहब ने भी अमल दरामद की, यकीन दहानी कराई। कुछ उन्होंने जो अननेसेसरी पोजीशन हैं, मसलन 10-10 गाड़ियां लेके फिर रहे होते हैं, ये तो लोगों का सही एक मुतालबा था। और फैसल राठौर अगर इस मुतालबे को पूरा करते हैं, चैलेंज जो है वो यही होगा कि आपने वादे क्या किए और अब आप अमल दरामद कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो पराचा साहब, नून लीग की तरफ से भी तो कहा जा रहा था, अर्ली इलेक्शन के हवाले से एक मुतालबा किया जा रहा था, वो वाकई पूरा हो पाएगा या फिर एक स्टंट था, उसे स्टंट कहें हम, सियासी स्टंट था? मैंने अभी आपको सरदार मुमताज राठौर मरहूम की एग्जांपल दी कि उनकी हुकूमत तोड़ी गई और फिर इलेक्शन आ गए। लेकिन पाकिस्तान में 2002 की असेंबली के बाद हमने ये एक चीज देखी है जो कि बहुत अच्छी है। वो ये है कि असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, हुकूमतें तब्दील होती रही हैं। मसलन 2002 से 2007 तक असेंबली जो थी मुद्दत तो कंप्लीट हुई, लेकिन 3 वज़ीर आज़म आए। फिर 2008 से 13 तक असेंबली ने, पीपल्स पार्टी की असेंबली ने मुद्दत पूरी की, 2 वज़ीर आज़म आए। इसी तरह से फिर 2013 से 18 तक मियां नवाज शरीफ साहब आए, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए। वज़ीर आज़म तो 2 आए, लेकिन असेंबली की मुद्दत रही। ये जो पीटीआई की असेंबली थी, खान साहब चले गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, असेंबली वही कंटिन्यू करती रही, वज़ीर आज़म तब्दील हुए। तो आजाद कश्मीर में भी ऑन द पैरेलल एग्जैक्टली हमने यही पैटर्न देखा कि इलेक्शन के बाद असेंबली की मुद्दत पूरी होती गई। अभी तो ये चौथे वज़ीर आज़म इस असेंबली में, असेंबली इज इंटैक्ट। मसलन कयूम नियाज़ी साहब हटे क्योंकि अगेन द ट्रेडिशन इज कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत होगी उसी तरह की हुकूमत फिर आजाद कश्मीर में होगी। तो जैसे खान साहब की हुकूमत गई 2022 में, 21 में ये इलेक्शन हुए थे आजाद कश्मीर के, 22 में जैसे गई, कयूम नियाज़ी साहब हट गए, सरदार तनवीर इलियास को वही लोग लेके आए खुद ही। लेकिन उनके खिलाफ अदालत का फैसला आ गया, उनको हटना पड़ा। फिर ये अनवारुल हक चौधरी साहब आ गए, उनको भी अब कल हटना पड़ा और चौथे वज़ीर आज़म है। लेकिन असेंबली इंटैक्ट है। तो अभी 7-8 महीने हैं, मे बी नेक्स्ट जुलाई में आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो जाए और फिर उसके नतीजे में नई हुकूमत का क़याम अमल में आ जाए। चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पराची साहब, जरा आगे बढ़ते हैं और बात कुछ कर लेते हैं। एक जानिब 28वीं तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई है, जिस तरह से अभी राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी हमने सुनाया। सेनेट की 3 नशिस्तों पर अभी इलेक्शन होना है और 28वीं तरमीम की बाज़गश्त, आपको ये जो 28वीं तरमीम है कब होती हुई दिखाई दे रही है? अगर 27 हो चुकी हैं, पहले एक हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, 10वीं, 15वीं, 8वीं बड़ी मशहूर थी 1985 में हुई, फिर आकर इसको हटाया गया 1998 में 8वीं तरमीम को एक और तरमीम के जरिए। फिर वो 12वीं तरमीम एक आई थी, वो आधी रह गई क्योंकि उससे असेंबली से पास हुई, सेनेट से रह गई, सेनेट में पेश ही न हो सकी। फिर उसके बाद 17वीं तरमीम आई जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के तमाम इक़दामात को इंडेमनीफाई किया। 18वीं तरमीम में फिर जो आइन में फ्रिक्शन डाली गई थी उनको निकाला गया। फिर 19वीं तरमीम आई, होते होते फिर ये 26वीं अभी आइन का हिस्सा बन गई। उसके बाद 27वीं आ गई, वो भी आइन का हिस्सा बन गई। तो 28वीं को आप और मैं कैसे रोक सकते हैं, या कोई कैसे रोक सकता है? जब 27 हो चुकी हैं तो 28वीं भी आएगी। नहीं, रोक नहीं सकते, लेकिन ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक हो जाएगी और खासतौर पर कौन सी चीजें हैं जिन पर इत्तेफाक राय हो सकता है? राना साहब ने भी कल बात की कि अवामी इशूज पर बात करेंगे, और जिस दिन 27वीं तरमीम पास हुई, आइन का हिस्सा बनी, सेनेटर फैसल वाडा साहब मेरे शो में थे, मैंने उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया था कि 28वीं तरमीम में आखिर है क्या चीज। तो उन्होंने भी कहा था कि सर्टन जो अवामी इशूज हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो लिहाजा कीपिंग इन माइंड द स्टेटमेंट मेड बाय राना सनाउल्लाह द अदर डे और स्टेटमेंट मेड बाय सेनेटर फैसल वाडा साहब, तो इट मीन्स के इसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। जहां तक ये बात है ना कि कब होगी, सुन रहे हैं कि जल्दी हो जाएगी। अच्छा,
ठीक है जी। अच्छा, जाते जाते एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी, एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पराजी साहब, जो इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का जो फैसला सुनाया, और फिर बांग्लादेश ने अब मुतालबा किया है भारत से कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि भारत कर देगा बांग्लादेश के हवाले उनको? अजीब इत्तफाक है, ये 2014 में शेख हसीना वाजिद की ही हुकूमत थी, वही प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये फैसला किया था और उसी फैसले के नतीजे में ये मुआहदा किया एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी वाला, या वो किसी और को टारगेट करना चाह रही थी। तो अब आप देख लें कि इसे जो भी अब रंग दिया जाए, जो भी बात की जाए, कि व्हाट कम्स अराउंड दैट गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, कि वही उनके गले में पड़ गया कि आज भारत से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी उसी के तहत जो खुद शेख हसीना वाजिद ने साइन की थी, बांग्लादेश की इंतजामिया, पूरी इंतजामिया उनकी हवालगी की बात कर रही है। लगता नहीं है कि इंडिया हवाले करे उनको, क्योंकि अवामी लीग हो, शेख हसीना वाजिद हो, इन्होंने हुकूमत मसलसल की है। यानी एक इनकी हुकूमत थी 2001 तक, लेकिन दूसरी हुकूमत जब बनी 2009 से ऑनवर्ड और मसलसल रह गई हैं शेख हसीना वाजिद, तो वो दैट वाज विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। खुद जी इलेक्शन लड़ती थी, बाकी खालदा जिया हो, जमात इस्लामी हो, उनके लीडर्स को बंद कर दिया, उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया। यानी मैंने जीता है क्योंकि मैं अकेली भाग रही। तो अवामी लीग इस तरह से इलेक्शन लड़ती रही, बट विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता कि इंडिया इनको हवाले करेगा, और वैसे भी वहाँ इलेक्शन होने हैं, नए इलेक्शन में क्या पता क्या डिस्पेंसेशन आ जाए। अलबत्ता ये है कि जो खून बहाया गया 1400 नौजवानों का पिछले साल जून से लेके अगस्त तक, उसका तो कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा शेख हसीना वाजिद को, क्योंकि खून रंग तो लाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। जरा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की, जिसकी हिमायत में करारदाद मंजूर हो गई है, और सलामती काउंसिल ने गजा के लिए ट्रंप अमन मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है, और अमरीकी मुसव्वदे में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल है। मुसव्वदे में गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी करारदाद का हिस्सा है। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए, जबकि मुखालफत में किसी ने भी वोट नहीं दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, और हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का मनसूबा मुस्तरद कर दिया है। तंजीम ये कह रही है कि गजा में गैर मुल्की फ़ौजी एहलकारों की मौजूदगी मुस्तरद करते हैं। करारदाद गजा पट्टी पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती का तरीक़ाकार नाफिज करती है, और जिसे हमारे लोग और तंजीमें मुस्तरद करती हैं। कोई भी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स सिर्फ सरहदों पर फ़ौजें अलग करने के लिए होनी चाहिए। फ़ोर्स का काम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंगबंदी पर नज़र रखना होना चाहिए। मंसूबे से इसराइली कब्ज़ा गैर मुल्की सरपरस्ती में बदल जाएगा, और हमास के हुकाम असलहा छोड़ने या मज़ाहमत पर पाबंदी की तजवीज़ भी मुस्तरद ऑलरेडी कर चुके हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में अपने खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान गजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है, और हमने करारदाद के हक में वोट दिया है। इस मंसूबे का असल मकसद जो है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और उनकी मुश्किलात का खात्मा है। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है, और हम चाहते हैं कि गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है। हमने अरब ममालिक के प्रपोजल में अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद दी है। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वो लिखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और उसकी तौसीक कर दी गई है। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूँगा, और इक़दाम पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बायस बनेगा। और उन्होंने कहा कि ये तारीखी लम्हा है। UN सलामती काउंसिल में शामिल तमाम ममालिक का मैं मशकूर हूँ। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर वाशिंगटन चले गए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक
जो है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के एजेंडे में कौमी सलामती होगी, AI और न्यूक्लियर माहिदे शामिल हैं, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक जो उमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप अमेरिका में $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी के वादे को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है और सऊदी वली अहद को अमेरिका पहुंचने से पहले ही बड़ी कामयाबी मिल गई है और बरादर इस्लामी ममालिक अमेरिका से F-35 तैयारे लेने में कामयाब हो गया है। अमेरिकी सदर ने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे सऊदी अरब को देने का ऐलान भी कर दिया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम F-35 तैयारे सऊदी अरब को देने जा रहे हैं और ये जो सारी सूरत हाल है, जो मुलाकात है, इसका मजीद अहवाल भी आपके साथ करते रहेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता, ये दिल की ज़बान है और जब कोई नौजवान अपने ख्वाबों को ब्रश की नोक पर सजाता है तो कागज़ कैनवस नहीं एक दुनिया बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो बतौर उस्ताद समझाने और सिखाने के लिए सोशल मीडिया को बतौर मीडियम इस्तेमाल करके ऐसा मवाद बनाते हैं, ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं कि इंसान की दिलचस्पी कई गुना बढ़ती ही है, बल्कि वो बड़ी आसानी से आपको समझा भी देते हैं और सिखा भी देते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फ़नकार, उस्ताद और गैलरी डायरेक्टर जिन्होंने ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान में आर्ट कल्चर को एक नई जहत दी है। स्केचअप्स आर्ट गैलरी के बानी डायरेक्टर आदिल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, डिजिटल आर्ट और इलस्ट्रेशन सब में अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं और इसके साथ साथ नई नस्ल को आर्ट सिखाना, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारना और उन्हें प्लेटफॉर्म देना उनका मिशन है। और वीडियोज़ ऐसी ज़बरदस्त और क्रिएटिव बनाते हैं कि इंसान बस हैरान ही रह जाता है। मजीद बगैर किसी तवक्कुफ के हाफिज आदिल महमूद से बात करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आदिल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुछ कनेक्टिविटी का मसला है, उसको हम तब तक दुरुस्त करते हैं। इनका जो काम है वो देखने से ताल्लुक रखता है। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। आप कैसे हैं आदिल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी क्रिएटिविटी है आपके काम में, ये जो स्केचअप्स आर्ट गैलरी है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और ये जो आपका एक आर्टिस्ट बनने का सफर है, ये शुरू कब और कहाँ से हुआ? जी, वो कहते हैं ना कि जो आपका पैशन हो वही अगर प्रोफेशन बन जाए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और बचपन से ही शौक था, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे किसी और काम में दिल नहीं लगता। मुझे पेंटिंग बनाने में और आर्ट में बहुत दिल लगता है, तो मैंने वहीं से इस सफर का आगाज किया। और फिर जब आप कुछ कर रहे हो, खुद से सीख रहे हो, नई बातें जब आप सीखते हैं तो ये भी इंसान में शौक होता है कि वो अगली नस्ल तक या अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाई जाए। तो उसके लिए वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को सिखाना, नई जनरेशन तक वो चीज लेके जाना, ये भी एक जिम्मेदारी समझता था मैं, तो मैंने उसको फिर साथ साथ चलाया। अच्छा, बड़ा डिफरेंट है। एक आर्टिस्ट तो आप हैं ही, और क्या कमाल आपका काम है, आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो सब कुछ हम देख सकते हैं, जिस तरह से डिजिटल आर्ट में आप आसानी से काम कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो बेसिक आइडिया है कि एक चीज़ को AI को इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी स्टोरी बनाकर फिर अपनी ऑडियंस को या अपने स्टूडेंट्स को समझाना, ये आइडिया आपको कब क्लिक हुआ और कब आपने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ? देखिए, जो तख्लीक है वो आप किसी भी जाविये से उसको देख सकते हैं, और ये बड़ी जरूरी चीज है कि जदीद जो जिद्दत है उससे हमाहंग होना। हाँ। हमारे आर्टिस्ट में बहुत से आर्टिस्ट जदीद तकाजों से हमाहंग नहीं होते, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमें कुचलते हुए आगे निकल जाती है। सीखने का अमल कभी नहीं रुकता, कब्र तक इंसान सीखता है, और हमें यह देखना चाहिए कि नए उलूम कौन से हैं जिनके ऊपर हमें उबूर हासिल करना है और हमें सीखना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इल्म है जो बिल्कुल रिसेंटली आया है, तो हम सबको ये सीखना चाहिए और उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी से मुंसलिक हैं
आप उस शोबा से एआई को लिंक करके अपने काम में बेहतरी भी ला सकते हैं। और जो कुतब हैं उनको पढ़ के तो अगर आपको इतनी अच्छी समझ नहीं लग रही, लेकिन विजुअली आप किसी को पूरी किताब को एक स्टोरी और कहानी बनाकर आप उस चीज को सिखा भी सकते हैं, जिससे देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है और लोग उसको सराहते भी हैं। बिल्कुल, और आपके काम को खूब सराहा जा रहा है और आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीच है, बड़ी ऑडियंस है जो आपको देखती है, फॉलो कर रही है। ये जो एआई बेस्ड कंटेंट आप जनरेट कर रहे हैं और जिस तरह से आप नौजवानों को मुख्तलिफ रंगों के बारे में, आर्ट की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो भी समझा रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी बता रहे हैं, तो ये बताएं कि इस आर्ट वर्क या आर्ट टीचिंग में एआई की बदौलत क्या इजाफा हुआ है? आर्ट टीचिंग में एआई की बदौलत ये इजाफा हुआ है कि जो चीजें हमने आज तक पढ़ी या सुनी थी उनको हम इस तरह महसूस कर सकते हैं कि हम उस जगह पे खड़े हैं। आज से 40,000 साल पहले के इंसान ने जब गार में अपने निशानात छोड़े गारों में, वो हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन एआई की मदद से हम उस गार में खड़े होके उस चीज को महसूस कर सकते हैं। हम एआई से पूछ सकते हैं उस दौर की आर्ट, उस दौर का जो कल्चर था उसके बारे में, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा तेज एक मीडियम है आर्ट को या किसी भी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर अपनी आर्ट प्रैक्टिस में आप कौन कौन सी नई चीज़ें मुतारिफ करवाना चाहते हैं? क्या हम कुछ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई नए कोर्सेज, कोई डिजिटल आर्ट शोज़ या फिर एआई एनहांस्ड एग्जीबिशंस देखने वाले हैं? ये बताइएगा। और ये कि नाज़रीन के लिए आप अपने आने वाले मंसूबों के बारे में क्या उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? मैम, फ्यूचर में मैंने यही सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक कुछ बड़े एडवेंचर्स किए जाएंगे। आर्ट को सिर्फ हम एक हदूद में कैद नहीं रखेंगे, इसको आर्ट विल फ्लाई। जिस तरह पूरी दुनिया में आर्टिस्ट्स और आर्ट जदीद तकाजों से हमाहंग रहता है, मॉडर्न आर्ट गैलरीज में सिर्फ कैनवस की हद तक एग्जीबिशंस नहीं होंगी, बल्कि डिजिटल एग्जीबिशंस होंगी, आपकी विजुअल एग्जीबिशंस होंगी, वीडियोस हो सकती हैं, उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट जो आर्ट से मुंसलिक चीजें हैं उसको लेकर। और मेरे ख्याल में मेरे आइंदा प्रोजेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो हमारी रूट्स हैं वो यही आर्ट है, वो यही पेंटिंग्स हैं, वो हमारा यही कल्चर है। इसमें रहते हुए, इसकी हुदूद को फॉलो करते हुए ही हम जदीद तकाजों को से हम आहंग होते रहेंगे और नई नस्ल को इससे आगाह कर। सही, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है फ्यूचर के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ आदिल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जिनका काम जो है वो रिवायती डिजिटल आर्ट और एआई का इम्तिजाज है, और क्या हसीन इम्तिजाज है। इस तरह का काम मज़ीद भी होना चाहिए और इस तरह के आर्टिस्ट जो है उनकी पज़राई भी की जानी चाहिए। जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, जिसमें आज बात हो रही है स्कूल का निज़ाम ये बता रहा है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है ये नहीं बता रहा। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। और हमाकत की नफ्सियात में हमारी बात हो रही थी इज्तिमाई हमाकत पे, और इज्तिमाई हमाकत में जो बातचीत का सिलसिला है ये गुज़श्ता सेगमेंट में टूटा था स्कूल सिस्टम पे। और स्कूल सिस्टम पे हमने डिस्कस करना था कि स्कूल जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है इस इज्तिमाई हमाकत में। और स्कूल जो है ये कोई इतना पुराना आइडिया नहीं है, जो मॉडर्न स्कूल्स हैं ये इंडस्ट्रियल टाइम यानी इंडस्ट्रियल पीरियड का आइडिया है, और बुनियादी तौर पे उसी के साथ इसका टाइम भी मैच करने की कोशिश की गई, और उसी के साथ जो इंडस्ट्री की दो क़यूद होती हैं लेबर की, तकरीबन उसके साथ करने की कोशिश की गई। उसके बाद स्कूल का एक और पर्पज़ ये भी था कि कुछ ऐसी थोक के हिसाब से वहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्स निकाला जाए जो ओबीडियंट हो। और दूसरा ये कि उन स्कूल्स का जो एक ख़ास चीज़ थी वो ये थी कि वो आपको मटेरियल देते हैं, यानी ये स्कूल है कि क्या सोचा जाए, ये मटेरियल वो आपको दे देते हैं। कैसे सोचना है, क्या सोचे, कैसे सोचना कैसे है, ये सोचने की सलाहियत होती क्या है, इससे वो आपको साइड पे रखते हैं। अवार्ड विनिंग टीचर है जॉन टेलर, जिनका कहना है कि इंडिपेंडेंट थिंकर जो है वो पैदा करना इन स्कूल्स का काम नहीं है, वो तो ओबीडियंस पैदा करना, इनका पर्पज़ ये मकसद ये है कि ओबीडियंस पैदा की जाए और फर्मबरदारी पैदा की जाए। इस हवाले से प्रेडिक्टेबिलिटी यानी पेश गोई करने की
हवाले से बिल्कुल एक प्रेडिक्टेबल सिटीज़न बनाना है, ओबीडियंट सिटीज़न बनाना है, नॉन डिसरप्टिव सिटीज़न बनाना है, चाहे वो गैर फिक्र से महरूम हो। और बहुत कम कुछ लोग होते हैं जो अपनी राह इख्तियार कर लेते हैं। इन स्कूल सिस्टम से निकलने के बावजूद वो बड़े काम करते हैं, लेकिन वो तादाद बहुत थोड़ी होती है। अब ओवरऑल जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन हो चुका है कि जिसमें कॉन्फॉर्मिटी जो है इज्तिमा के साथ अगर होंगे, इज्तिमाइयत के साथ आप होंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इस चीज़ का इनाम मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो क्यूरियोसिटी जो है वो कोई अच्छी तसव्वुर नहीं की जाती, क्योंकि तजस्सुस से सवालात जन्म लेते हैं। और सवालात जो हैं वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ख़ास जो प्रेडिक्टेबल और इंतहाई डिसिप्लिन, ओबीडियंट, इन तमाम चीज़ों पे वो खड़े हुए हैं और उसकी वजह यह है कि वो प्रेडिक्टेबल रहना चाहते हैं, उनको तो थ्रेट फील होता है। और जब उनको थ्रेट फील होता है तो सवाल जो है वो उनका स्ट्रक्चर हिला सकता है। तो सवाल जो है ये तजस्सुस से पैदा होता है। तो तजस्सुस कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है इन सिस्टम्स के नज़दीक। तो इस हवाले से स्कूल्स में क्यूरियोसिटी से ज़्यादा जो कन्फॉर्मिटी है उसको रिवार्ड दिया जाता है इस पूरे ओवरऑल सिस्टम में भी। और क्योंकि स्कूल जो हैं वो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, वो बच्चे निकल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और फिर इनमें से कोई एक आध बागी निकलता है, कोई एक आध इंसान निकलता है जो कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है या कोई बहुत बड़ी फ़िक्र का आदमी बन जाता है। और वो भी अपने मुआशरों में अमूमी तौर पर बागी के तौर पर तस्वुर किया जाता है या कोई अच्छा इंसान तस्वुर नहीं किया जाता। ये एक अलग बात है कि जब 30, 40, 50 साल उस मुआशरे को मज़ीद गुजर जाते हैं उस फ़र्द के बाद, फिर वो हीरो कहलाता है। एरिक फ्रॉम जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी किताब है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, और उसमें वो बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी थॉट्स को या अपनी सोच को इसलिए सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि वो जो ट्रू फ्रीडम है, ये जो सच्ची आज़ादी है, वो ज़िम्मेदारी के साथ आती है। उसका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका ताल्लुक है ट्रू फ्रीडम के साथ। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि ये एक दर्दनाक बात है, ये एक तकलीफ़ देह बात है कि आप अपने बारे में सोचें। ये जो सोचना है, ये जो तनकीदी फ़िक्र है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी तकलीफ़ देह हैं क्योंकि ये ज़िम्मेदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। गो कि ये रास्ता जो है ये ट्रू फ्रीडम की तरफ है, लेकिन मैं ट्रू फ्रीडम जो है उस पर कंप्रोमाइज़ करता हूँ, मैं उस पर समझौता करता हूँ। मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इस पेन में तो ये प्रॉब्लम भी है कि मैं किसी और को ब्लेम ही नहीं कर सकता, या इसमें अगर मैं जाऊँगा तो फिर तो मैं तमाम जो जाहिलियत है उसकी वजह भी अपनी ही शख्सियत को समझूंगा, और तमाम नालायकियों की और तमाम नाकामियों का जो इल्ज़ाम है वो मैं अपने आप को ही दूंगा। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मैं इसको सरेंडर कर जाता हूँ। यानी इंसान जो है, फ़र्द अपनी उन थाट्स की, उसको जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इन तमाम चीज़ों को सरेंडर कर देता है। क्योंकि जब आप ट्रुथ की तरफ जाते हैं, सच की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे अनसर्टिनिटी का आपको सामना करना पड़ता है। जो आज का फ़र्द है वो हर सूरत में एक यकीनी सूरत हाल चाहता है, हर चीज़ प्रेडिक्टेबल चाहता है, हर चीज़ को कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है। कंट्रोल इल्यूजन के हवाले से हमने 12 कई सेगमेंट्स किए हैं, वो बिल्कुल इसी हवाले से हैं कि हर चीज़ पे आप कंट्रोल, हर चीज़ प्रेडिक्टेबल हो, और जैसी थोड़ी सी भी अगर प्रेडिक्शन से हटती है, थोड़ा सा भी कंट्रोल से हटता है, तो एक शदीद किस्म की एंग्जाइटी इस जदीद जो इंसान है, फ़र्द है, आज का जो फ़र्द है, उसके यहाँ एक अजीब सी एंग्जाइटी, बहुत एक बेचैनी, एक बेइत्मीनानी पैदा हो जाती है। तो झूठ का जो इत्मीनान है वो सच की बेइत्मीनानी से बेहतर है। तो वो उसको झूठ के इत्मीनान को फ़ौक़ियत देता है सच की बेइत्मीनानी पे, या सच की बेयकीनी सूरत हाल पे। क्योंकि ये जो सफ़र होता है सच का, इसमें डिस्ट्रैक्शन भी होती है, इसमें गैर यकीनी सूरत हाल भी होती है, उस तरह की सर्टेनिटी नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको फेस करनी पड़ती हैं और अपने आप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना पड़ता है। और इसमें आप क्राउड में कभी भी कोई अच्छा फील नहीं करते। हम हमेशा इज्तिमा का हिस्सा बन के कोई अच्छा फील नहीं करते, कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती, और आप अनकम्फर्टेबल रहते हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है। तो ये जो ओवरऑल सच का सारा सफ़र है, ये बहुत ही तकलीफ़ दे और मुश्किल सफ़र है। इसकी बनिस्बत ये मेंटल शॉर्टकट्स और स्लोगन ख़रीद लेना बहुत ही आसान काम है। अब हम हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं कि उस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप हर वक्त उसको स्क्रॉल करते रहें, उसको देखते रहें, और आप उसको कंज्यूम करते रहें, जो भी आप उसको रिएक्शंस देते रहें, लेकिन किसी जगह पे भी आप कोई सोचने वाली काम ना करें, कोई गहरा सोचने वाला काम ना करें। आप एक स्पेक्टेटर बन के, एक तमाशाई बन के रह जाएं, और आपके जितने भी रद्द-ए-अमल हैं वो इंस्टेंट होने चाहिए, वो इमोशनल होने चाहिए। क्योंकि वो जो दूसरा रद्द-ए-अमल है जो कि सोच के देना होता है, उसके लिए तो फिर वक्त भी चाहिए, फिर एक स्पेस चाहिए, ठहराव चाहिए। ये नहीं, आपने वक्त नहीं लेना, आपने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना है।
जज्बाती रद्दमल देना है। यही आज की जदीद दुनिया की ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी डिमांड है। और आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप फौरी तौर पे इमोशनल अपने रिस्पॉन्सेज देते जा रहे हैं, आप कंफर्मेशन बायस का शिकार होते जा रहे हैं, आप क्रूगर इफेक्ट का शिकार होते जा रहे हैं, और जो चीज़ें हैं इस तरह बिगड़ती जा रही हैं। और फिर एक लफ्ज़ आता है एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन। तो आप मैनिपुलेट भी हो रहे हैं उस एल्गोरिथम से। और अगर आप उन कार्ल सैगन ने जो बात की थी कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई मजाक नहीं है, आप AI को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें, लेकिन खुदा के लिए जब तक इस पूरे सिस्टम को आप जानते नहीं हैं तो ये आपको मैनिपुलेट करेगा। यही कार्ल सैगन का कहना था कि इंसान जो है इज्तिमाई हवाले से बात करते हैं कि इज्तिमाई तौर पर इंसान ने टेक्नोलॉजी और साइंस पे इतना डिपेंडेंट हो गया, उसको मालूम ही नहीं है कि पीछे ये काम कैसे कर रही है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि AI काम कैसे कर रही है तो फिर एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन के लिए तैयार रहिए। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का दूसरा घंटा है। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर जरा क्रिकेट की बात करते हैं। तो जी, श्रीलंका के खिलाफ कामयाब सीरीज के बाद ग्रीन शर्ट्स आज से एक और इम्तिहान में उतर रही हैं। आगाज में हमने जिक्र किया ही है, जहां पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें 3 मुल्की T20 मार्के में आमने सामने होंगी। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इफ्तिताही मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा और दोनों टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस भी की। और ये भी वाज़ेह है कि मौजूदा सीजन में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली गई 3 जो मुल्की T20 सीरीज़ है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा T20 सीरीज़ है वो जीती है, जबकि एशिया कप का फाइनल खेला है। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का ये कहना है कि ये 3 मुल्की सीरीज़ हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर है। और सलमान अली आगा ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, टीम में बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शामिल हैं और ये जो ट्रायंगुलर सीरीज है इसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। और जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें दोनों अच्छी फॉर्म में है, उम्मीद है मुकाबला अच्छा होगा। और 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान के लिए बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस पर हमने बात करनी है कि श्रीलंका बड़ा चैलेंज होगा या फिर जिम्बाब्वे हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। श्रीलंका के साथ अभी हमने एक सीरीज़ खेली है और उनका मूड और उनकी जो प्लेइंग टैक्टिक्स हैं उनसे हम थोड़े आशना हो चुके हैं और उनके हिसाब से तुम कह सकते हैं कि थोड़ा आसान होगा। जिम्बाब्वे के हिसाब से देखते हैं कि जी ये हमारे लिए किस तरह का चैलेंज जो है वो सामने आता है। जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है ये किसके हक में जाती है और पाकिस्तान ने जो जीत का मोमेंटम बनाया हुआ है क्या वो बरकरार रह भी पाएगा या नहीं, इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये जो एक नया चैलेंज है जिसका सामना है शाहीनों को, बेसिकली एक ट्रॉफी है और 3 टीमों के दरमियान जंग का जो मैदान है हम कह लें तैयार है, तो ये भी दुरुस्ती होगा, क्या कहेंगे आप? तो जिस तरह से सलमान अली आगा कह रहे हैं कि टीम में बेहतरीन खिलाड़ी भी मौजूद हैं, कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त हमारा चल रहा है और परफॉर्मेंस अच्छी देंगे वो ये कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों टीमें भी उनके ख्याल में ये वो कह रहे हैं कि भाई वो भी अच्छी मूड में है, अच्छी क्रिकेट खेलने के मूड में है और दोनों अच्छी फॉर्म में है, तो मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई और उसको हमने वेलकम किया और जिस तरह से श्रीलंका की टीम को वापस भेजने की एक बड़ी कोशिश भी की गई और दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात भी सामने आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस सब चीज़ों पर हमने काबू पाया और चेयरमैन PCB ने अपना जो रोल है वो प्ले किया और जिस तरीके से सबने मिलकर इस सीरीज़ को मुकम्मल करवाया और फिर उसके बाद ना कि मुकम्मल करवाया बल्कि यादगार भी बनाया। और अब फिर रावलपिंडी में ही मैच होना है आज का भी जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान का। शाम 6 बजे जो मैच है वो खेला जा रहा है, तो तमाम जो क्रिकेट शायकीन है उनके लिए बड़ा ये आइडियल टाइम है। आप लोग ज़रूर जाएं, अपनी टीम को सपोर्ट करें क्योंकि बड़े अरसे बाद इस तरह की क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि एक जीत का जो वो मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि बारहा हमारी टीम जीतती चली जा रही है, तो उसके बाद फिर मैच देखने का भी मज़ा आता है। और हमें एक और अच्छी चीज़ जो देखने में मिल रही है अपनी टीम में वो ये है कि हमें पूरी टीम परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। एज ए टीम हम प्लेयर्स को देख रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बड़े लंबे अरसे तक सिर्फ यही देखते रहे कि हर प्लेयर सिर्फ अपने लिए खेल रहा था, सिर्फ उतना स्कोर किया जा रहा था जो कि उसके लिए बेहतर हो, लेकिन अब हमने देखा कि पूरी टीम जो है वो मुत्तहद होकर खेल रही है। भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, मेरे ख्याल कुछ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट जब थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें आप कैमरा से, और मैं यही आपसे पूछ रही थी कि एक नया महाज है शाहीनों के लिए, क्या कमेंट करेंगे? कौन बड़ा चैलेंज, जिम्बाब्वे या फिर श्रीलंका? देखें, T20 ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें पांच ओवर में कभी एक टीम का पलड़ा भारी हो जाता है, फिर 5 ओवर में अगर दूसरी टीम डोमिनेट करती है तो मैच दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस फॉर्मेट में ये कहना मेरे ख्याल में मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फेवरेट है, क्योंकि श्रीलंका के जो कप्तान है असलंका, वो अनफिट होके वापस चले गए। फर्नांडो उनके एक फास्ट बॉलर है, वो वापस चले गए। मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे इस भी बहुत ज्यादा कोई मजबूत ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन सिकंदर रजा, अगर आपको याद हो, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, खेलते वो जिम्बाब्वे के लिए, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने PSL में चैंपियन बनवाया। तो मेरे ख्याल में सिकंदर रजा और उनकी टीम जो है वो श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। श्रीलंका के पास भी कुछ यंग प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में दोनों टीमों से काफी मजबूत नजर आ रही है ऑन पेपर, अगर हमें इस वक्त हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो भट्टी साहब, जिस तरह से सलमान अली आगा कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगी सीरीज, इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अहम होगी ट्रायंगुलर सीरीज, खास तौर पर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कॉम्बिनेशन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में होना है, अब बिल्कुल करीब आ गया है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो भी टीम खिलानी है, जो भी प्रिपरेशंस करनी है, उनको तो अब उन्होंने फाइनल शेप देनी है। लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम ने जिस तरह एक सेंचुरी बनाई वनडे क्रिकेट में, उसके बाद हमने उनको बहुत ज्यादा प्रेज किया, करना भी चाहिए। बाबर आजम जाहिर है बड़े प्लेयर हैं, इसीलिए बार बार डिस्कस होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम का अभी परफॉर्म करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाबर आजम से एज ए क्रिकेट लवर या एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट या क्रिकेट एनालिस्ट, मेरे ख्याल में बाबर आजम का जो रियल टेस्ट है वो T20 वर्ल्ड कप में होगा, जब दुनिया की टॉप टीमें सामने होंगी। बाबर आजम को जो हम किंग बाबर आजम कहते हैं, उनमें सलाहियत तो है, लेकिन अभी तक उनकी जो सलाहियत है वो हमें उनके रिकॉर्ड्स में नजर कम आ रही है। तो मेरे ख्याल में T20 तो आपको नहीं लगता कि किंग बाबर का जो बैड पैच था, हमें तो यही लग रहा है कि वो किसी हद तक वो खत्म हो रहा है और वो वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म में? देखें, एक तो वाकई उनका जो बैड पैच था, उस सेंचुरी के बाद डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन जो बाबर आजम ने सबसे अच्छी बात की, और आइंदा भी उनको इसी पे चलना चाहिए, कि उन्होंने अपनी जबान को बंद रखा। उनके क्रिटिक्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे। देखें, हर बड़ा आदमी क्रिटिसाइज होता है ना, मुझे और आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हम लोग तो एक आम लोग हैं, लेकिन बाबर आजम को अगर वाकई उस कैलिबर की परफॉर्मेंस देनी है जिसके लिए हमें उनसे तवक्को है, तो वो मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, वो एक सीरीज खेल के जाएगी, तो वहां बाबर आजम अगर परफॉर्म कर जाए तो बाबर आजम को लोग याद रखेंगे। देखें, आज जब हम हनीफ मोहम्मद का जिक्र करते हैं, ग्रेट हनीफ मोहम्मद, 58 में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, जावेद मियादाद की बात होती है, जहीर अब्बास, इंजमामुल हक, यूनुस खान, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस और यादगार परफॉर्मेंसेस की वजह से याद किए जाते हैं। जावेद मियादाद का शारजा का छक्का हो, 92 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो, लोग बार बार उसका जिक्र इसलिए करते हैं कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैच में परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी भी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन इस परफॉर्मेंस को वो कंटिन्यू करे टिल T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अगर ये सीरीज भी हम जीत जाते हैं इंशाल्लाह, जो जीत का हमारा वो बना हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि इस सीरीज को जीतने के बाद आगे फिर जो कॉम्बिनेशन है, क्या वो यही रखा जाना चाहिए या फिर उसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए? कुछ नए मजीद चेहरे हैं या लड़के हैं जिन्हें चांस देना चाहिए आपके ख्याल में?
देखिए, एक शोबा ऐसा है कि जब हम बाबर आजम को लेकर आ गए और कुछ प्लेयर जिनको हमने प्रीवियसली ड्रॉप किया था वो भी अब टीम में आ गए, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को इस पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए। फिर अब लोग से सवाल पूछते हैं कि मोहम्मद रिजवान जब आएंगे तो साइम अयूब और फखर जमान की मौजूदगी में, साहबजादा फरहान की मौजूदगी में मोहम्मद रिजवान कहाँ खेलेंगे? तो अब ये कोचेस को डिसाइड करना है। मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में देखिए, अभी इस टूर्नामेंट में तो नहीं लगता, जो अभी पिंडी में आज रात से शाम से मैचेस होने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आगे चल के शायद हमें मोहम्मद रिजवान को बुलाना पड़ेगा टीम में, क्योंकि हम अभी तक T20 में उस्मान खान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं। उस्मान खान ना पूरे बैट्समैन है ना पूरे विकेट कीपर है। अभी उस्मान खान से भी हमें जो तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान ही एक मुझे ऐसा नाम नजर आता है। साहब, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया था। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ है ना इसलिए होता है कि पीसीबी को जहां अपनी बात मनवानी होती है वो पीसीबी मनवा लेता है। दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट खेलते हैं। इस वक्त भी मोहम्मद रिजवान कॉन्ट्रैक्ट के बगैर खेल रहे हैं, तो वो उनकी जाती मर्जी है कि वो चाहें तो साइन कर दें, चाहें तो ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम में आ जाए तो टीम काफी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आज के मैच की जरा बात कर लेते हैं। पहला मैच है और जिम्बाब्वे के साथ होना है, इफ्तिताही मैच है। क्या करना चाहिए? अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो क्या चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द पिच? देखिए, जो मैं और आप तो फिर भी 300-400 किलोमीटर दूर है, मैं तो 1200-1300 किलोमीटर दूर पिंडी से बैठा हूँ, तो हमें ना पिच का पता है ना मौसम का पता है। लेकिन हमने अभी जो वनडे सीरीज देखी कि मगरिब के बाद से पिंडी में ड्यू गिरना शुरू हो जाती है, और जब ओस गिरे तो उसके बाद जो बॉलर्स हैं उनको गेंद ग्रिप करने में काफी मुश्किल होती है और बैटिंग आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल में टॉस जीतकर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी और कोशिश करेगी कि टारगेट को चेस करे। ठीक है। तो भट्टी साहब, चैलेंजिंग होगा मैच पाकिस्तानी टीम के लिए, या फिर वो हम कहते हैं ना हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब कोई एक सीरीज हम जीत जाएं या कुछ मैचेस हम जीत जाएं तो उसके बाद फिर हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क जरूर पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है कि किसी भी हरीफ को हल्का लेना चाहिए? देखिए, हल्का तो T20 में तो आप ले नहीं सकते। यही जिम्बाब्वे की टीम थी 2022 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो इसने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हरा दिया था। हालांकि पाकिस्तान की टीम बाद में फाइनल खेली थी और फाइनल हारी थी। तो T20 में कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, तो इस्लामाबाद और पिंडी के शहरी ज़रूर जाएं और अपनी टीम को सपोर्ट करें। आज का मैच है जी ट्रायंगुलर सीरीज़ का, जो पहला मैच ऑफ जिम्बाब्वे के साथ होना है। शाम 6 बजे का टाइम है, तो वक्त निकाल कर ज़रूर जाकर टीम को सपोर्ट कीजिएगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में होने वाले अदब फेस्टिवल की। तो कराची में अदब फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। 10वां अदब फेस्टिवल है जो होने जा रहा है, और फेस्टिवल का इनेकाद 22 और 23 नवंबर को होगा। इस फेस्टिवल में कई मुकर्ररीन और फनकार शिरकत करने जा रहे हैं। इस फेस्टिवल में मुल्क के जो नामवर अदीब हैं उन समेत सियासी, समाजी और मीडिया से वाबस्ता भी बहुत सारी शख्सियात शरीक होंगी। कराची में होने वाले इस अदबी मेले में सकाफती और तफरीही प्रोग्राम्स भी होंगे। इस फेस्टिवल में नई किताबों की रोनुमाई भी होगी, मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस भी होंगी और बहुत सेशंस होंगे। इस पर हमने जी बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद साहिबा, बानी है अदब फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम अमीना साहिबा, सुबह खैर, आप कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। अमीना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 10वां अदब फेस्टिवल है इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमें बताएं कि इस बार के अदब फेस्टिवल में हमें क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? जी ये जो 22 और 23 नवंबर को है हैबिट सिटी कराची में, इसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं। हमने उनका इंतज़ाम किया है। एक तो बच्चों का हमने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पूरा स्ट्रैंड रखा है
पूरे दिन का बच्चों का, और उसमें पपेट शोज होंगे, क्रिएटिव राइटिंग क्लास होगी, और उनको हम सिखाएंगे कि किस तरह किताबें लिखते हैं, किस तरह किताबें पब्लिश करते हैं। और इसके अलावा हमने म्यूजिक का बहुत इसमें एक बड़ा हिस्सा रखा है। उसमें हमने ये किया है कि सेशंस में हम म्यूजिक का भी करेंगे। जैसे बातचीत हो रही है लेकिन उससे रिलेटेड जो गाने हैं वो हम गाएंगे। जैसे किशोर नाहिद साहिबा का है सेशन, हम गुनाहगार औरतें, तो उसका भी हम एक गाना गाएंगे। और जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं उनके सेशन में हम वो करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, और वो जो गाना है तुम याद आए, फिर सावन रुत के वो जो गाना है वो तो म्यूजिक के जरिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। राइट। तो ये भी बताइएगा अमीना साहिबा कि कौन कौन शिरकत करने जा रहा है, और खुसूसी तौर पर बैरूनी ममालिक से कौन कौन जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं शिरकत के लिए? जी, किशोर नाहिद साहिबा आ रही हैं इसमें, और डॉक्टर शर्मिला फारूकी आ रही हैं, अनवर शऊर और नफीसा शाह, जाहिद हुसैन, मजहर अब्बास और शंदाना मिन्हास आ रही हैं यूके से, जिनकी किताब अभी नॉवल छपी है फिरदौस नामा, वो भी आ रही हैं। तो तकरीबन कोई 150 लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट हैं जिनमें, और बियनाले के साथ हमने उनके भी 2 सेशन हैं। अमीन गुलजी की जो उनका एक सेशन है, गुलजी की जो नई ये गुलजी म्यूजियम द हैंडबुक, उसकी रूनुमाई है। परफॉर्मिंग आर्ट है, आर्ट तो है लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट भी हम इस दफा करेंगे। ठीक है। अच्छा, और अमीना साहिबा ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनकी रूनुमाई भी होगी यहाँ पर? जी, एक तो वो जाहिद हुसैन की किताबें हैं, फेस टू फेस विद बेनजीर, अ डायलॉग विद हिस्ट्री। अतर ताहिर की एक नई नॉवेल आई है सकाटा सिंह, शहजाद गयास भी आएंगे, उनकी किताब की रूनुमाई होगी। और फिर वो शहजाद और नदीम फारूक पिराचा वो लिखेंगे, उनका सटायर और कॉमेडी पे डिस्कशन होगा। जरार खोड़ो भी इसमें आएंगे। और एक है पावर विमेन ऑफ पाकिस्तान, तो उस पे सायरा मलिक आएंगी, सायरा अवान मलिक, फातिमा असद सईद, मेहताब राशिदी और सलमा आलम। एजुकेशन पे 2 बड़े सेशंस होंगे, एक स्कूल एजुकेशन, एक हाई एजुकेशन। और उसमें हसन खान जो हैप्पी पैलेस, डॉक्टर अंजुम हलाई, आगा खान फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब जो सिंध मदरसा के वाइस चांसलर थे। तो तालीम पे हमने इस दफा बहुत जोर रखा है, और खवातीन पे भी, और किताबों की रूनुमाई। ठीक है। अमीना साहिबा, आपने जिक्र किया था इससे पहले बच्चों के लिए भी जो स्ट्रैंड्स हैं वो रखे गए हैं, और ख़ास तौर पर उनके लिए भी सेशंस भी होंगे। कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों को वापस किताबों की तरफ लेकर आना, क्योंकि जदीद दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो किताबों से काफ़ी दूर चले गए हैं। तो इस माहौल में रहते हुए उनको उस तरफ दोबारा लेकर जाना या उनकी अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत अहम है, और यही हमारा मकसद है। बल्कि अली खान जो एक्टर हैं वो एक सेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई है डिजिटल एडिक्शन, उस पर एक सेशन होगा। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को किताबों की तरफ लाएं, उनको अदीबों से मिलवाएं, उनकी बुक लॉन्चेस करें। किसी बच्चे ने किताब लिखी है, उसकी भी हम रूनुमाई कर रहे हैं उस किताब की। तो बहुत ही अहम है कि हम बच्चों को उनमें ये शौक और ज़ौक पैदा करें। लिटरेचर फेस्टिवल जब मैंने 2010 में शुरू की थी, कराची लिटरेचर फेस्टिवल, और ये पहली लिटरेचर फेस्टिवल थी जो पाकिस्तान में हुई है। उसके बाद तो समझिए एक पूरी तहरीक शुरू हो गई। तो इसमें हमने ये अब मेरी
25वीं फेस्टिवल है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो समझे कि ये अब पूरे पाकिस्तान में हो रही है लिटरेचर फेस्टिवल्स, जिसकी वजह से बहुत शौक पैदा हो रहा है बच्चों में और बड़ों में पढ़ने का। जब वो अदीबों के साथ उनसे मिलते हैं, आमना सामना होता है, उनकी बातें सुनते हैं, तो यकीनन उनके दिल में एक दिलचस्पी पैदा होती है, उमंग पैदा होती है कि हम भी लिखें। और जितने बड़े बड़े लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने जा रहे हैं, डेफिनेटली बड़ा सूदमंद होगा, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए भी, कि उनको भी उनके पेरेंट्स वहाँ पर लेकर जाएं और उन्हें इस जो अदबी फेस्टिवल है इसके अंदर उनकी भी शिरकत को यकीनी बनाएं। एक बार हमें अमीना साहिबा वेन्यू भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि एंट्री के हवाले से क्या पासेस वगैरह का सिस्टम है जो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, ये बिल्कुल फ्री है और कोई इस पर वो एंट्री की कोई फ़ी नहीं है। और ये 22 और 23 नवंबर को है हैबिट सिटी, टीपू सुल्तान रोड पे, और सुबह 12 बजे से शुरू है और बच्चों का अलग सेशन है। और बहुत मैं समझिए कि जो भी आएंगे सारे दिन वहाँ गुजारें। वहाँ बुक फेयर भी है और खाने के भी स्टॉल्स हैं, तो आराम से वो सारा दिन गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी बानी फेस्टिवल की। और ये जो 10वां अदब फेस्टिवल हो रहा है ये बड़ा ही एक्साइटिंग है। इसमें नामवर अदीबों समेत बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियात भी शिरकत करी है। खुसूसी तौर पर तालीम को ज़्यादा फोकस किया गया, अमीना साहिबा यही बता रही थी। और ख़ास तौर पर बच्चों को वापस कुतुबीनी की तरफ लाने के लिए बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो डेफिनेटली आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाएँ, कोई पासिस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए और मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का इख्तिताम है और अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कैसे इनकलाबी कदम की जो न सिर्फ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने वाला है बल्कि हमारे इम्तहानात, हुकूमती निज़ाम और मुस्तकबिल के फैसलों को भी मज़ीद शफाफ, मुनसिफाना और मौसर बना देने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, पाकिस्तान का पहला AI जज इवलकार पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो वीडियो, ऑडियो, रिपोर्ट्स, कोड, प्रेजेंटेशंस सब कुछ खुदकार तरीके से और मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ चेक और स्कोर कर सकता है। ये शानदार तख्लीक पाकिस्तान के टैलेंट अम्मारा आफ्ताब और फराज की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। इवलकार पहले ही मुख्तलिफ कौमी इदारों में इस्तेमाल होकर अपनी सलाहियत साबित कर चुका है और अब इसे हुकूमती फैसलों, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स, CSS इम्तहानात और रेगुलेटरी इदारों में भी एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इवलकार का जो अगर हम कहें ये सिर्फ एक AI टूल नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान की नेशनल AI पॉलिसी, यूनेस्को के एथिक्स फ्रेमवर्क और अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है ताकि हर फैसला तेज़, दुरुस्त और बग़ैर किसी इंसानी तासुब के हो सके। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात है जानेंगे इसे बनाने वाली AI एक्सपर्ट डेवलपर अम्मारा आफ्ताब से। अम्मारा हमारे साथ ही मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अम्मारा। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इवलकार को बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और क्यों आया? बेसिकली ये टूल है क्या और इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा आसान अल्फाज में शेयर करें। सो क्योंकि मैं नॉन टेकीज को AI की ट्रेनिंग देने में थोड़ी एक्सपर्टीज भी रखती हूँ, तो आई नो कि लेमैन को किस तरह से जो है वो एलैबोरेट करना है। सो आसान अल्फाजों में अगर बात करें कि यूजुअली इट हैपेंस कि आप सबको पता होगा कि AI के एक्सपर्ट्स, AI के ट्रेनर्स आर वेरी फ्यू राइट नाउ इन पाकिस्तान, राइट? सो यूजुअली इट हैपेंस जो मेरे को क्रिएटर हैं और मैं, हमें अक्सर AI के डिफरेंट प्रोग्राम्स में, कॉम्पिटिशंस में एज अ जज इनवाइट किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलवेज थिंक लाइक यार कि like we don't have enough time to go at this place and that place at the same time, and then we realize कि क्यों ना हम एक ऐसा जो है वो कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करें, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें एक्चुअली जो कि लोगों के लिए आसानी भी क्रिएट करे। लेट्स सपोज क्योंकि ये हमारे ऊपर एक चैलेंज आया कि जी हम एक वक्त में 4 जगहों पे नहीं जा सकते किसी भी कंपटीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, देन वी रियलाइज कि वी शुड क्रिएट समथिंग लाइक दैट। एंड स्पेशली हमने इसको फर्स्टली जो डिप्लॉयमेंट की उसमें सबसे पहली चीज यही थी कि वो AI का कंपटीशन था एंड वी ऑल नो दैट वी डोंट हैव लाइक 1000 एक्सपर्ट्स फॉर द AI evaluations, so that's why we created this. ओके, अच्छा ये बताइएगा हमारा कि इवलकार जो है वो जो मौजूदा AI रोबोट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? यूजुअली इट हैपेंस कि जिन बॉट्स की आप बात कर रहे हैं वो तो आप उनको कोई क्वेरी देते हैं
इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट या वॉइस, तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। एवल कार इज टोटली डिफरेंट थिंग। एवल कार ये है कि जैसे हमने रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया, तो हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी वीडियोस दी, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया जो कि टेक्स्ट फॉर्म में था, उन्होंने वॉइस फॉर्म जो कि हमने वीडियो से एक्सट्रैक्ट की। तो आप सारा डाटा सिर्फ इसको दे देते हो और ये सारी वीडियो से इवैल्यूएशन करता है, उसका टेक्स्ट, उसके बिहेवियर, उसके फीचर्स, उसका जो फिर उसके बाद जो उसका वॉइस है वो सब एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फिर इवैल्यूएट करता है एंड देन फिर वो मार्क्स देता है कि जी इस प्रोजेक्ट की मार्किंग क्या होने चाहिए, क्या इसमें इतनी फंडिंग्स की जरूरत है, इसमें कितनी फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट है, क्या इसका स्केल है। प्लस सिर्फ ये इवैल्यूएट नहीं करता कि जी ये एलिजिबल है फॉर द कंपटीशन और फॉर द टॉप पोजीशंस और नॉट, बल्कि ये उसमें सजेशंस भी देता है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई एआई हैकाथॉन के हम ऊपर बात करते हैं तो एआई से रेलेवेंट जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, सो सजेशंस भी देता है एक्चुअली उसके हवाले से। तो ये भी बताइएगा कि जो एवल कार है वो बेसिकली आपने बताया कि वीडियोस को कोड, रिपोर्ट्स और ऑडियोज के अलावा हर चीज़ जो है उसको बेहतर और गैर जानिबदारी के साथ स्कोर करता है। ये बताएं कि एक्यूरेसी इसकी कितनी है? अच्छा, हम ये बात हमसे पहले भी क्वेश्चन किया गया था। सो वी बिलीव कि ये ह्यूमन इवैल्यूएशन से ज़्यादा एक्यूरेट है। द रीज़न बिहाइंड कि एक तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आप इवैल्यूएट करने में लाइक मे बी 6 मंथ्स लगा देते हैं, वही चीज़ ये आपको 55 मिनट्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करके दे सकता है। नंबर 1, ये टाइम के एतबार से बहुत आपका टाइम सेव करता है। नंबर 2, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव। अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, लेट्स सपोज कि जी इवैल्यूएट करते हुए if any of the judge is not feeling better or mental stress, क्योंकि we all know that like everyone is going through that but no one is talking about it because it's a taboo here, but this is the reality that a lot of people are suffering from the mental stress. So जब आप किसी चीज को evaluate करते हैं, you have to be 100% perfect at that time. Your brain should work 100% at that time, right? So the point is कि human errors भी हो जाते हैं, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जी अंडर द टेबल बहुत सारे लोग जो हैं, ये वाला जो एक सिलसिला है, बहुत सारे लोगों को होता है कि जी हमारे मेरिट बेसिस पे चैलेंज आ रहा है, ये हमारे जो इवैल्यूएशन हुई है वो मेरिट बेसिस पे नहीं हुई है, अंडर द टेबल कोई चैलेंजेस हुए। तो इस सॉफ्टवेयर ने बेसिकली एवल कार ने जो हमने एआई जज बनाया वो सारे के सारे जो चैलेंजेस थे उनको खत्म कर दिया। यानी कि कोई भी अगर इसको डिप्लॉय करता है तो मेरिट बेस सबसे नंबर 1 पे आता है आपके पास कि मेरिट बेस पे आपको इवैल्यूएट करके देगा। सेकेंडली ये कि बहुत टाइम के एतबार से इट्स अ वेरी गुड। वही मैंने बताया कि 6 मंथ्स की चीजें आपको अगर लेट्स सपोज मैक्सिमम 2 डेज के अंदर ये चीज करके दे दें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करती चलूं कि जैसे सीएसएस के एग्जामिनेशंस होते हैं और उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स का वेट करते हैं स्टूडेंट्स, इट्स लाइक मोर देन अ ईयर ऑलमोस्ट, राइट? एंड आफ्टर दैट उसमें क्या होता है कि जी 40,000 बच्चों में से आपको पता चलता है कि जी 200 बच्चे जो हैं वो क्लियर उन्होंने किया है। तो जो 40,000 स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनके लिए इट्स नॉट एन इजी टाइम फॉर देम, राइट? इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर देम क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर के डिसीजंस बहुत सारे रोके हुए होते हैं कि उन्होंने क्या करना है आगे, क्या उन्हें कोई जॉब ऑप्ट करनी है, क्या शादी करनी है नहीं करनी है, बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे होते हैं। तो वो जो पूरे साल का एक ड्यूरेशन जो वो चैलेंजेस में फेस करते हैं, एक स्ट्रेस लेवल होता है। सो अगर इसको हम ब्यूरोक्रेसी की साइड पे भी इंटीग्रेट करते हैं, सो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। राइट, अच्छा, हमारा हमने एवल कार का काम करने का प्रोसीजर क्या है वो सब कुछ तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये मैंने आपसे नहीं पूछा कि एवल कार का मतलब क्या है, इस नाम को रखने की वजह क्या रही? Okay, so EVAL is from evaluation and CAR is from professionalism, right? जैसे वो कहते हैं ना कि कलाकार, ठीक है? So कलाकार का जो कार है एक्चुअली, एंड कार को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो इट्स अ प्रोफेशनल, सो इट्स अ प्रोफेशनल इवैल्यूएटर। राइट, अच्छा, हमारा मुझे ये बताएं कि इससे कुछ देर पहले आप मेरिट का जिक्र कर रही थी, तो एवल कार की जो गैर जानिबदारी है उसको कैसे यकीनी बनाया गया है? बेसिकली अगर हम देखें कि हर एक फैसला जब एआई करेगा तो ये कैसे यकीनी बनेगा कि उसमें तासुब, गलती या फिर इंसानी असर रसूख शामिल ना हो, यानी फैसले पर असरअंदाज होने के लिए इसे हैक तो नहीं किया जा सकेगा?
जब आपके पास एआई की कोई भी चीज क्रिएट की जाती है तो उसका तोड़ भी होता है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये इतना इजी नहीं होता कि आप हर चीज को हैक कर लें, ठीक है। इट्स अ सॉफ्टवेयर, सही है, आप हर चीज को हैक नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो यहाँ बात की कि हम जैसे अक्सर लोग सुनते हैं कि जी इंसानों को जो है वो एआई रिप्लेस कर देगा, सो आई स्टिल एंड वी स्टिल से दैट कि नहीं, एवल कार आने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि आप इंसानों को वैल्यूएशन प्रोसेस में ना रखें, आप बिल्कुल रखें, क्योंकि ह्यूमन का होना जरूरी है। समटाइम डेफिनेटली देखिए एआई आपके पास समटाइम इट हैपेंस कि उसमें कोई चैलेंज आ गया, उसने कहीं कोई ऐसी चीज हुई जो उससे मिस हो गई, जो कि नॉर्मली नहीं होता, बट स्टिल वी से दैट कि जी ह्यूमन को आपने, ह्यूमन के होते हुए आपने इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करना है ताकि ह्यूमन भी इससे सीखे कि इवैल्यूएशन में क्या चैलेंज था, क्या चीज उस ह्यूमन ने छोड़ दी है, ठीक है, और क्या चीज ऐसी है कि जो उसको सिस्टम बता रहा है वो उससे सीख रहा है। सो ह्यूमन का हमने जो है ना इसके अंदर इंटैक्ट जरूर रखा है कि वो हो जरूर, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा रिप्लेस कर दें उसको जज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मारा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने किस तरीके से ये पाकिस्तान का पहला एआई जज तख्लीक किया है, इसे बनाया है, इसे प्रोग्राम किया है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जब दुनिया एआई के मैदान में इतनी तरक्की कर रही है तो हमारे मुल्क में वो टैलेंट मौजूद है जो इस तरह के डेवलपर्स बना रहे हैं और जिनसे काम इतना बखूबी और आसानी से लिया जा सकता है, जो कि महीनों का काम कुछ दिनों में कर देंगे। तो ये आसानी हम सबको चाहिए और हर फील्ड ऑफ लाइफ में इसका इस्तेमाल आगे हम देखेंगे कि होना शुरू हो जाएगा। हमारा से हमने बात की, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात अब हमारी कल होगी। आपको जाते जाते यही कहूँगी कि हमारी सीरीज़ जो है ट्रायंगुलर सीरीज़, उसका आगाज़ हो रहा है आज शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहला मैच है पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ। मैच देखने ज़रूर जाइएगा, अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से ये इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान वापस लौटी हुई है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी भी जीत का मोमेंटम है, जो फ्लो बना हुआ है, ये इसी तरह से बरकरार रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।